नमस्कार दोस्तों, इस बार की स्टॉक मार्केट तमाशा में एक F&O में रिटेल ट्रेडर कितना नुकसान कर रहा है, सबसे पहले कहानी में यही देखेंगे। लेकिन उसके अलावा कैश ने कितना केओस मचा रखा है उसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन एक लिस्टेड कंपनी आईपीओ के पैसे के साथ कितना बड़ा स्कैम कर सकती है, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मरने के बाद आपके शेयर्स का क्या एग्जैक्टली होगा, सेबी ने एक नया सिस्टम बनाया है, वो भी आपको बताएंगे। ये सब कहानियों के साथ साथ सेबी रेड मार रही है और एक नॉर्मल इन्वेस्टर इन्फ्लुएंसर पे कितना विश्वास कर रहा है, डेटा के साथ ये सब कुछ आज के स्टॉक मार्केट तमाशा में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, एक खबर आई है सीधे पार्लियामेंट से। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में लिख कर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में F&O में इंडिविजुअल ट्रेडर्स का नेट लॉस था 91,685 करोड़ रुपए। साइड में लिख लो, अभी हेडलाइन बन चुकी है कि लॉसेस पिछले साल से 18% कम हो चुके हैं। सरकार भी खुश है, लॉस कम हो गया, काम भी निकल गया। लेकिन क्या एक रिटेल इन्वेस्टर खुश है? अब पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में 98 लाख F&O ट्रेडर थे, इस साल बचे हैं 78 लाख, मतलब 20 लाख लोग चले गए। तो जब ट्रेडर ही कम हो गए तो टोटल लॉस का अमाउंट भी तो कम होगा। सिंपल मैथ है। अब आपको पता है और सबको पता है कि ये 20 लाख ट्रेडर कहाँ गए होंगे। ट्रेडिंग थोड़ी छोड़ता है कोई, सेबी यहाँ रूल पे रूल लाया जा रहा है। लोग इंडियन स्टॉक मार्केट छोड़ के क्रिप्टो और फॉरेक्स जैसे अनरेगुलेटेड जगह पे पैसा लगा रहे हैं। खुद गरीब होते रहेंगे लेकिन फेक इन्फ्लुएंसर की गाड़ी और लाइफस्टाइल के बिल भरते रहेंगे। ये हुआ ना असली फॉलोअर। खैर, असली सवाल तो ये भी है कि जो 78 लाख बचे हैं उनका क्या हुआ? गेस करो, उनका एवरेज लॉस पर पर्सन पिछले साल 1,13,913 था, तो कम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 1,16,654 हो गया है। 2.5% बढ़ गया है। अब कोई कहे कि डोंट गेट इनटू द मैथ्स, लेकिन मैथ में जाएंगे तो एक्चुअल सच्चाई पता लगती है। इसके अलावा एक और चीज है जो कोई बात नहीं करता, STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स हर F&O ट्रेड पे लगता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, चाहे आपने कॉल लिया है चाहे पुट ट्रेड किया, टैक्स लग गया। गैस करो, फाइनेंशियल ईयर 2022 में F&O से STT कितना कलेक्शन हुआ था? सोचोगे 6,634 करोड़ रुपए। 2024-25 में 22,000 करोड़ हो गया, 25-26 में 27,000 करोड़ हो गया, और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने के अंदर 26,429 करोड़ हो चुका है। इस नंबर को अगर हम एनुलाइज करेंगे 12 महीने के हिसाब से देखेंगे तो बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर STT करीब 80-85 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है, सरकार के अपने खुद के टारगेट से कहीं ज्यादा। अब एक ऐसी दुनिया सोचो जहां पे F&O ट्रेडिंग हो रही है लेकिन STT जीरो हो चुका है सिर्फ रिटेल के लिए, तो क्या होता? 2025-26 का एग्रीगेट लॉस था 91,685, उसमें से STT था 27,695। तो अगर STT जीरो हो जाता है तो लॉस ऑटोमेटिकली 64,000 करोड़ रह जाता, पिछले साल के लॉस से ऑलमोस्ट आधा। तो इसलिए सेबी या फाइनेंस मिनिस्ट्री कि अगर आपको सच में काम रिटेल ट्रेडर की इतनी चिंता है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है, तो फिर STT जैसा टैक्स क्यों रखा हुआ है? हटाओ इसे। अब ये हिसाब है, लेकिन लगाने वाला तो कोई चाहिए, कोई एक जो ये सब कुछ समझ पाए। लेकिन उससे पहले उनको अपने या सरकार के बारे में सोचने से पहले एक रिटेल ट्रेडर सोचनी पड़ेगी। अब इमेजिन करो कि आपने एक आईपीओ में पैसा लगाया है। नासिक की एक छोटी एग्रीकल्चर सीड्स का बिजनेस करने वाली एक कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, नाम है निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड। अब आईपीओ में पैसा लगाते वक्त आप क्या सोचते हो कि कंपनी ने कहा है कि हमें फंड चाहिए, बिजनेस ग्रो करना है, साथ में ग्रो करेंगे। आप विश्वास कर लेते हो भैया स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है तो पैसा दे देते हो। अब इस कंपनी ने आईपीओ के पैसे से क्या किया? सेबी ने जांच की तो पता लगा कि कंपनी ने आईपीओ से 20 करोड़ 30 लाख रुपए उठाए थे और लिस्टिंग के उसी दिन 28 मार्च 2023 को 12 करोड़ रुपए सीधा 4 वेंडर कंपनीज को ट्रांसफर कर दिए। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस के रोज के खर्चे के नाम पे, बीज खरीदने के नाम पे। ये वेंडर लिस्ट कौन थी, किसके बारे में बात हो रही है? NSA की टीम फिजिकली चेक करने गई। करते हैं ऐसे काम। पहले वेंडर का एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, दूसरे वेंडर के घर पे एक बंदा मिला, कुरियर का काम करता था, किसानी से उसका कोई लेना देना नहीं था, बीज नहीं बेचा था उसने, तीसरे वेंडर के बैंक अकाउंट पे पैसा गया था, अकाउंट किसी एक्वा लॉजिस्टिक कंपनी का था, मतलब उसका भी इस तरह के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। चौथे वेंडर का मंडी लाइसेंस एक्सपायर्ड था 2021 से, और जो चल रहा था लाइसेंस वो नकली था। मतलब 4 जो वेंडर पकड़े थे ना, चारों फेक थे। 12 करोड़ रुपए इनके खाते में डाल दिए गए थे। इसके अलावा 6.25 करोड़ रुपए 3 दिन बाद और निकाल के 5 और अलग अलग कंपनीज को भेज दिए। अब ये कौन कौन सी कंपनी थी? पता लगा कि निर्माण कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिस कंपनी ने आईपीओ उठाया था, उनके ही पिता की एक कंपनी थी, दूसरी कंपनी उनकी माँ की थी, तीसरी कंपनी उनके अंकल की बीवी की थी। तो सीधी भाषा में देखा जाए कि आईपीओ का सारा पैसा पहले नकली वेंडर्स को, फिर प्रमोटर्स के रिश्तेदारों को, और इवेंचुअली खुद के बैंक अकाउंट में वो पैसा पहुंचा। इस तरह से ग्रोथ होती है लिस्टेड कंपनी के मालिक की।
और जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन के कागज सामने रखे तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने अनाउंस किया हम स्टॉक स्प्लिट करेंगे, बोनस इशू करेंगे। सेबी ने सब रोक दिया। अब सोचो इस कंपनी का स्टॉक किसी टाइम पे 450 रुपए था, आज 30 रुपए पे लटक रहा है। इसलिए दोस्तों जब भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कोई छोटी कंपनी एकदम से बड़े बड़े अनाउंसमेंट करे, एक्साइट होकर पैसा मत लगा देना। ये प्लान भी हो सकता है कंपनी का, जैसा कि निर्माण ने किया। इसलिए एनालिसिस जरूरी है, कंपनी को पढ़ना जरूरी है। और उसके लिए क्या जरूरी है? स्टॉक पाठशाला, जहां पे एक वेरीफाइड ट्रेडर इन्वेस्टर आपके मेंटर बनते हैं। 1-to-1 या ग्रुप सेशंस में आपको एक ऐसा एनालिसिस करना सिखाते हैं जो बताता है कि किस तरह की कंपनी पे विश्वास करना है और किस तरह की कंपनी पे नहीं। इसलिए कल को किसी कंपनी के बहकावे में आकर खुद के पैसे को गंवाने से अच्छा है कि समझ लो कि एक स्टॉक, एक कंपनी या सिक्योरिटी की पहचान आखिर करनी कैसी है। और उस पचड़े में फंसने से पहले खुद को शार्प करो। और शार्प करने के लिए क्या यूज करना है? स्टॉक पाठशाला ऐप राइट अवे। अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी है केओस, मेरा मतलब कैश की। दोस्तों F&O ट्रेडर्स पिछले 2 हफ्तों से किस किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया में पता है। कैश के आने से 3:15 के बाद निफ्टी फ्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ट्रेड हो रहे होते हैं, सेटलमेंट का प्राइस कहीं और बन रहा होता है, इंडिकेटिव प्राइस ऐप पे दिखता नहीं, अभी दिखना शुरू हुआ है कुछ ऐप्स में, लेकिन अंधेरे में ट्रेड होता है। और पहले 2 दिनों में ही सेबी ने पॉसिबल मैनिपुलेशन की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी थी। जो चीज मैनिपुलेशन रोकने के लिए लाई गई थी उसके आने के 2 दिन के बाद ही मैनिपुलेशन की इन्वेस्टिगेशन हो गई। वैसे सेबी की इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला नहीं और हमने ये पहले ही बता दिया था। अब इस सिचुएशन में हमने सेबी को एक फॉर्मल कम्युनिकेशन भी भेजा है, 3 रिक्वेस्ट भी लिखी है। क्या है वो? पहला कि एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट 3:15 पे आइडली बंद हो जाने चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन एक्सपायर हो रहा है वो 3:15 पे बंद हो जाए। सेटलमेंट प्राइस भी 3:15 का ही यूज हो। बाकी सब फ्यूचर्स, नॉन एक्सपायरिंग सीरीज 3:40 तक चलते हैं तो चलते रहे, बिल्कुल एज एज। दूसरा, 3:15 से 3:40 के बीच में ऑप्शंस पे प्राइस बैंड लगाओ। सेबी ने ऑलरेडी स्टॉक फ्यूचर्स में एक बैंड लगाया है 3% का प्लस और माइनस, लेकिन ऑप्शंस को ओपनली छोड़ा हुआ है। इसलिए ये कोई नया चेंज नहीं है। जो लॉजिक फ्यूचर्स पे लगाया गया है वही ऑप्शंस पे भी लगाया जाना चाहिए। एक लाइन का चेंज है, कंसिस्टेंसी का बेसिक सा सवाल है। तीसरा पॉइंट है मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन, MPP, इसको वापस लाया जाना चाहिए। एक ऐसा फीचर होता है जो कि रिटेल ट्रेडर को बेसिक प्रोटेक्शन देता है। जब आप मार्केट ऑर्डर डालते हो तो मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि आपका ऑर्डर एक रीजनेबल रेंज तक ही अंदर फिल हो, बहुत खराब प्राइस पे आपको ऑर्डर नहीं लगेगा। कैश के दौरान ये हटा दिया गया है। नॉर्मल मार्केट में चलता है लेकिन कैश में नहीं। और साथ में मार्केट ऑर्डर्स को प्रायोरिटी दी गई है। मतलब एक सेशन में जहां मल्टीपल प्रोटेक्शन ऑलरेडी नहीं है वहां से ये एक और प्रोटेक्शन हटा दी गई है। रिटेल के लिए वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इसी मुद्दे पे हमने सेबी में एक RTI भी डाली है, अभी जवाब आना बाकी है, जैसे आएगा आपको अपडेट करेंगे। तो कैश का केओस होपफुली जल्दी ही सॉल्व होगा और एक रिटेल ट्रेडर अपनी पुरानी दुनिया में वापस चला जाएगा जहां पे वो शायद जितने में भी खुश था। दोस्तों अगली कहानी पे जाने से पहले एक सवाल, इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करते हैं? अपने ब्रोकर पे, किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर पे? सेबी ने खुद सर्वे किया है, 2025-26 की एनुअल रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा एक फिनफ्लुएंसर पे विश्वास करते हैं। ये जो फिनफ्लुएंसर कम्युनिटी है उसके ऊपर ट्रस्ट है, वो भी कितना? 65%। मतलब 10 में से 6 लोग फिनफ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके मार्केट में पैसा लगाते हैं। उनका कोई वेरीफाइड बैकग्राउंड नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सेबी की खुद के डेटा में लिखा है। अब ये खबर फिनफ्लुएंसर के लिए तो अच्छी है जो कि ज्यादातर फेक है और उन्हें पता है कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए ये खबर उतनी अच्छी नहीं है। अब इसमें एक और नंबर है। CFA इंस्टीट्यूट ने 48 प्रोमिनेंट इंडियन इन्फ्लुएंसर का एक स्टडी किया। उनमें से सेबी रजिस्टर्ड कितने थे? गेस करो। 3। मतलब बाकी 45 कुछ भी कर रहे हैं और उन 45 में से 33% यानी 3 में से 1 डायरेक्टली स्टॉक टिप दे रहे हैं। बाय करो, सेल करो, ये सब चल रहा है। और उसके अलावा जितने भी बचे होंगे वो ज्यादातर क्रिप्टो फॉरेक्स के अलग अलग एक्सचेंज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सेल्स पर्सन बने। अब वो बेचारे भी क्या करें, इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे तो लोग वेरीफाइड पीरियड मांगेंगे और सेबी टिप्स देने के लिए लाइसेंस मांगती है। अब उन्होंने अपना घर भी चलाना है, चाहे उसके लिए दूसरों का घर आबाद रहे या नहीं। अब सेबी ने क्या किया इस मुद्दे पे, 2024 अक्टूबर में सोशल मीडिया के 70,000 पोस्ट हैंडल्स हटाए, सीधा प्लेटफॉर्म से निकाल दिए। इसके लिए एक AI टूल भी बनाया है जिसका नाम रखा है प्रोजेक्ट सुदर्शन, जो सोशल मीडिया पे नकली टिप को रियल टाइम पे मॉनिटर करता है। हर पोस्ट, हर रील स्कैन होती है और अलर्ट जनरेट होता है। लेकिन सेबी को कौन समझाए कि अरे ये फेक इन्फ्लुएंसर है, एक को मारोगे तो 2 निकल के आते हैं। तो एक बात सिर्फ आपको, एक इन्वेस्टर को कही जा सकती है कि जितना कोशिश करो
खुद का अकल लगा के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। 90% ऑलरेडी लॉस में है। क्यों किसी की पोर्शे गाड़ी को देख के अपनी जेबें खाली कर रहे हो। अगली खबर में चलते हैं और ये खबर भी सेबी की रिपोर्ट से आ रही है। एक नंबर और आया है 48 एंटिटीज। 48 नंबर याद रखना। सेबी ने पिछले साल सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किए हैं 46 अलग अलग लोकेशंस पे 14 शहरों में। सर्च एंड सीजर का मतलब क्या है? नॉर्मल इंस्पेक्शन नहीं है। वहां पे तो पहले से बताया जाता है कि हम आने वाले हैं, हम चेक करेंगे, अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन इसमें सीधा धमक पड़ती है टीम। एक तरह से सीधी भाषा में बात करें तो छापे पड़े हैं, डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं, फोन्स ले जाती है टीम, लैपटॉप ले जाते हैं, एविडेंस बनाए जाते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। ये 48 बार पिछले एक साल में हुआ है। और कहां हुआ है? जून 2025 में अहमदाबाद, मुंबई, गुरुग्राम 300 करोड़ का पंप एंड डंप स्कैम पकड़ा गया। 15 से 20 शेल कंपनी निकाली गई। लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर जो खुद शेयर्स को पंप कर रहे थे उनको बाहर निकाला गया बिल से। 2026 अप्रैल में मुंबई, भुज, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद जाके अलग अलग टीम्स ने एसएमई कंपनियों में छापे मारे। और सिर्फ रेड की बात नहीं है, पिछले साल सेबी ने 402 केस फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाए हैं। 338 उसमें से पूरे कर दिए हैं। और कौन से केस थे? पंप एंड डंप के 121 केस, इनसाइडर ट्रेडिंग के 226, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड के 57। इसके अलावा 900 से ज्यादा ब्रोकर्स की इंस्पेक्शन हुई है। अब ये एक साल का काम है, लेकिन ऐसे कामों का रिजल्ट सामने से नहीं आता। हालांकि इतने सारे स्कैम्स को देख के लगता है कि शायद ये रेट्स की क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और आखिरी कहानी में दोस्तों एक बहुत काम की बात, अगर किसी के घर में कोई था जिसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, शेयर्स खरीदे थे 1990 2000 में, कभी इन्फोसिस, कभी विप्रो, कोई भी कंपनी में, और वो फिजिकल सर्टिफिकेट में या किसी फोल्डर में, किसी अलमारी में अंदर पड़े, और अगर वो इंसान आज फैमिली में नहीं है और अगर फैमिली को वो वाला कागज का फोल्डर मिल जाता है तो करना क्या है पता नहीं लगता, क्योंकि ब्रोकर अलग था, आज की तारीख में वो है या नहीं, आरटी कंपनी का बदल गया, कोर्ट पेपर चाहिए, बहुत कुछ होता है। और इसका स्केल इतना ज्यादा है कि दिसंबर 2023 तक इंडिया में 140 करोड़ शेयर अनक्लेम्ड पड़े थे, जिसकी वैल्यू करीब 65,000 करोड़ रुपए थी। उसमें 6,000 करोड़ का तो डिविडेंड ही पड़ा था, 3500 करोड़ के म्यूचुअल फंड पड़े थे, बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट करीब 67,000 करोड़ रुपए के थे। मतलब टोटल मिलाया जाए तो करीब 1,80,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड पड़ा है। अब ये कहाँ जाता है? अगर किसी कंपनी का डिविडेंड 7 साल तक क्लेम नहीं होता तो उस पैसे को IPEF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड जो सेबी चलाता है उसके अंदर डाल दिया जाता है। हालांकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। अब पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। सेबी ने एक चेंज किया है। सेबी ने डिजी लॉकर के साथ एक सिस्टम बनाया है। आपकी डीमेट होल्डिंग और म्यूचुअल फंड इंफॉर्मेशन अब वहां पे स्टोर होगी और नॉमिनी का नाम भी ऐड कर सकते हो। सितंबर 2026 से जो भी नए डीमेट अकाउंट खुलेंगे उनके लिए मैंडेटरी होगा कि नॉमिनी ऐड करवाओ। अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो इन्वेस्टर के जाने के बाद डिजी लॉकर ऑटोमेटिकली नॉमिनी को नोटिफाई करेगा, SMS, ईमेल, और वो वहां से ट्रांसमिशन शुरू हो सकता है। एक जगह से अलग अलग ब्रोकर, डिपॉजिटरी, AMC के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और अभी के जो अकाउंट खुल रखे हैं उनमें नॉमिनी ऐड करना एक समझदारी की बात होगी और सिंपल है। अपनी ऐप में जाओ, ब्रोकिंग ऐप में जाओ और वहां पे आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड नॉमिनी का लिंक मिलेगा। जिनको भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं। ये सिस्टम आगे चल के और मैच्योर किया जाना चाहिए ताकि एटलीस्ट लगाया हुआ पैसा मार्केट में या कहीं पे भी उस इन्वेस्टर के पास वापस पहुंचे। तो आज की स्टॉक मार्केट तमाशा में बस इतना ही। कहानियां अलग अलग तरह की थी, नंबर्स के साथ, डेटा के साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर सीरियस इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए काम की बातें थी। आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई डाउट है, कुछ सवाल है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी विल पर्सनली आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी दैट यू रेज आउट। इस बार की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।